नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झूठ का गुब्बारा फट गया है। झूठ और अधर्म की राजनीति के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने का झांसा जो लोग दे रहे थे, उनके ही करीबी की पोल खुल गई है। दुनिया के बाजार में भारत की नाक कटी है, मगर भारत की एजेंसियां चुप बैठी रह गईं। ऑफ रिकॉर्ड खबरों से भरोसा दिलाया जाता रहा कि जांच हो रही है, जानकारियां मांगी जा रही हैं। सबको पता है कि फ्रॉड को पकड़ने और साबित करने की हिम्मत अब किसी में बची भी नहीं। आज के दौर में यह अंदाजा लगाना कौन सी बड़ी बात है कि जांच के नाम पर क्लीन चिट दिए जाने का रास्ता खोजा जा रहा होगा, मगर जांच में क्या निकलेगा, दुनिया के बाजार ने इसका इंतजार छोड़ दिया है। बाजार के लिए किसी जांच का कोई मतलब भी नहीं रहा। दुनिया के बाजार में अब बहुत देर हो गई। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रहा। बाजार ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। वी आर नीदर लोकल नॉर ग्लोबल, नीदर अलबल नॉर बकबक, बट वी आर वोकल अबाउट दिस बबल विच इज बर्स्टिंग हियर एंड देयर, दैट टू व्हेन देयर इज नो दिवाली अराउंड। हिंदी में लोकल और ग्लोबल वालों के तहखाने में हलचल मच गई है। अमरीकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रुप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया है। इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिए अदानी के शेयर नहीं खरीद सकेगा। अदानी के शेयरों की मांग खत्म भी हो जाएगी। 2 फरवरी की खबर थी कि सिटी बैंक अदानी ग्रुप द्वारा जारी की गई सभी सिक्योरिटीज की लेंडिंग वैल्यू को त्वरित रूप से हटा रहा है। बैंक के अनुमान के मुताबिक इसका उसके मार्जिन लेंडिंग पोर्टफोलियो पर सीमित असर पड़ेगा। क्रेडिट स्विस ने तो अदानी के बॉन्ड के बदले लोन देने से मना भी कर दिया है। इन सब खबरों का असर यह हुआ है कि 24 जनवरी से पहले जो शेयर 4,000 रुपए का था, वो अब 1,600 रुपए का हो गया है। जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनकी दुनिया उजड़ गई होगी। उनकी तो हालत ऐसी होगी कि सार्वजनिक रूप से रो भी नहीं पाते होंगे। विश्व गुरु बनाने के नाम पर दिन रात देश से झूठ बोलने वाले क्या बताएंगे कि इससे भारत का नाम हुआ है या बदनामी हुई है? बदनामी हुई है तो किसके कारण हुई है? दुनिया के बाजार और निवेश करने वाली कई संस्थाओं ने सेबी से लेकर ईडी की जांच का भरोसा अब त्याग दिया है। वैसे भी इनकी साख केवल इतनी ही है कि बस विपक्ष का कोई मिल जाए, सरकार से पूछने वाला पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाए, इन्हें सारी धाराएं याद आ जाती हैं। हाल के वर्षों में कितने लोगों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए लगा दिया गया। एनएसए तो फर्जी तरीके से लगाया गया, महीनों लोग जेल में डाल दिए गए, मगर अदानी अदानी है। फ्रॉड के आरोप से उनके शेयर उड़ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई छापा मारने की, और छापा मारने का वीडियो जारी करने की व्हाट्सएप से। बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। आज भारत की आर्थिक सुरक्षा और साख पर चोट पहुंची है, लेकिन जांच एजेंसियों के भीतर बैठे अफसरों की कुर्सी नहीं हिल रही। पहले आप इन खबरों को ध्यान से देखिए। यह लंबा वीडियो है, मगर पूरा देखिए। इस पत्रकार की कहानी देखिए, सिद्दीक कप्पन। इसने कोई खबर भी नहीं लिखी, मगर यह पत्रकार 850 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए इसने क्या क्या नहीं झेला होगा। पुरानी खबरें आप पलट लीजिए। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कथित रूप से खतरा बताया गया और 850 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इन तस्वीरों में आप उन्हें अपनी पत्नी रैहाना, बेटे वकील मोहम्मद दानिश और पत्रकार मित्र कुमार सौवीर के साथ देख रहे हैं। ये लखनऊ की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा हैं, जिन्होंने कप्पन की बेल पर श्योरिटी दी है। 5 अक्टूबर 2020 से सिद्दीक कप्पन जेल में थे। इस दौरान पिछले 18 जून को कप्पन की मां खादीजा कुट्टी चल बसी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूएपीए के मामले में पिछले साल सितंबर में कप्पन को रिहा किया, तब यही कहा कि पुलिस 6 महीने में जांच पूरी करने में असफल रही। यह भी कहा कि 2 साल बाद भी इल्जाम साबित नहीं हो पाए। बेल के बावजूद कप्पन जेल से नहीं निकल पाए, क्योंकि ईडी ने एक पुराने केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्हें जेल में रखा। पिछले साल दिसंबर में उस मामले में भी कप्पन को बेल मिल गई। These are dark times, not only for the press freedom, but also for Indian democracy. ये कहते हुए कप्पन ने यह भी कहा कि मुझे मुसलमान होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं केरल का हूं और एक पत्रकार हूं। पत्रकार होने के कारण मुझे टारगेट किया गया। कप्पन को जेल में रखने के लिए 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए गए। यहां कई लाख करोड़ की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं, मगर जांच एजेंसियां नजर नहीं आ रही हैं। कप्पन ने कहा पत्रकार होने के कारण टारगेट किया गया है।
इसलिए अदानी की कहानी में कप्पन की कहानी ले आया हूं। जब विश्वगुरु बनने के नाम पर देश को ही झांसा देने वाले देश के पत्रकार गुलाम हो गए हैं, तो न्यूयॉर्क के हिंडनबर्ग कंपनी के एंडरसन ने रिपोर्ट तैयार कर दी। एक दर्शक ने एक हिसाब भेजा है, हम वही हिसाब आपके सामने रख रहे हैं। हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट में 32,000 शब्द हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों को करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह से एंडरसन के एक शब्द से 3,000 करोड़ रुपए उड़ गए, उनका भांडा फूट गया। पत्रकारिता अपना काम करे तो इस तरह के असर पैदा कर सकती है, इसलिए काम ना कर पाए सवाल करने वाले पत्रकारों और एंकरों को मुख्यधारा की मीडिया से बाहर कर दिया गया, ताकि बहुत सारा झूठ और फ्रॉड जनता की नजरों से छिपाया जा सके। मंदिर का फोटो दिखाकर आपके महल लूट लिए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, देखते रहिएगा। अदानी समूह पर लगे फ्रॉड के कथित आरोपों से दुनिया के बाजार में भारत की शान फीकी पड़ी है। अदानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब तैयार किया, लेकिन बाजार खेल समझ गया। डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को सस्टेनेबल इंडेक्स से ही बाहर कर दिया है। यह कोई मामूली खबर नहीं है। अदानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब तैयार किया, लेकिन बाजार उनका खेल समझ गया होगा। डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक को सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर कर दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसे इस तरह से समझिए, अब बहुत कम लोग अलग अलग शेयर खरीदते हैं। लोगों की सुविधा के लिए शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बना दिए गए हैं। एनर्जी के इंडेक्स में एनर्जी की कंपनियां डाली जाती हैं। कोई म्यूचुअल फंड जब एनर्जी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कंपनियों के शेयर खरीद लिए जाते हैं। डाउ जोन्स ने इस सूची में अदानी एंटरप्राइजेस को शामिल किया था, जिसे अब बाहर कर दिया है। अब कोई डाउ जोन्स के सस्टेनेबल इंडेक्स में पैसा लगाएगा तो अदानी के शेयर नहीं खरीद पाएगा। इस इंडेक्स में अदानी के शेयर की कोई कीमत नहीं। यह इसलिए किया गया क्योंकि एंडरसन की रिपोर्ट वहां के बाजार को समझ आने लगी है। वैसे जब आप डाउ जोन्स के इस इंडेक्स को देखेंगे तो भारत के बाजार की असली ताकत का पता चलेगा। हर देश का इस इंडेक्स में एक वेट होता है, प्रतिशत। भारत का वेट 1% से भी कम है। हम दुनिया के बाजार में कितने मामूली हैं, मगर हेडलाइन इतनी मोटी छपती है जैसे कहीं से पास होकर विश्वगुरु बनकर आए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना दुनिया के बाजार में अपनी साख नहीं बचा सका। उसके शेयर गिरते रहे, मगर शेयरों पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा। ऑफ रिकॉर्ड खबरें फैलाई जाती रहीं कि ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है। एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया। एक्शन ले लिया डाउ जोन्स ने, क्रेडिट सुइस ने और सिटी बैंक ने। मार्च 2022 में माधवी पुरी बुच सेबी की निदेशक बनाई जाती हैं। माधवी पुरी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, सार्वजनिक सूचनाएं क्यों नहीं दी कि फ्रॉड के आरोपों की जांच लॉन्च कर दी गई है, और 2021 में जिस जांच की बात कही गई थी उसका स्टेटस क्या है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। कब तक सेबी ऑफ रिकॉर्ड से काम चलाएगी? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक बयान दिया? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि सेबी ने अदानी के डेरिवेटिव्स पर मार्जिन मनी 100% कर दिया था, जबकि बाजार के नियम के मुताबिक 10 से 15% ही होने चाहिए। इससे पता चलता है कि सेबी और खास औद्योगिक घराने के बीच कोई साठगांठ रही होगी, इसलिए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए। सेबी की चुप्पी के कारण आज विपक्ष ने अदानी के समधी और मशहूर वकील को घसीट लिया। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दिया कि शानदार वकील सिरिल सुरेश श्रॉफ के प्रति सम्मान तो है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अदानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ सेबी की एक कमेटी के सदस्य हैं जिसका नाम है कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। महुआ ने लिखा है कि श्रॉफ को अपना नाम इस कमेटी से हटा लेना चाहिए। सेबी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज सेबी नाम की यह संस्था दुनिया के बाजार में भारत की साख बचाने में नाकाम रही है। यह बात जितनी बार दोहराई जाए कम है। हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जवाबदेही सिरिल श्रॉफ की नहीं है। सिरिल श्रॉफ बड़े वकील हैं तो अपनी क्षमता के कारण सेबी की कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। यहां जवाबदेही सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच की है।
विपक्ष के आरोपों के बाद हमने उनकी वेबसाइट चेक की। cyrilshroff.com पर लिखा है कि वे इस वक्त सदस्य नहीं हैं, सदस्य थे। 9 दिन बीत गए, सेबी ने आरोपों के साथ अपने जवाब जारी नहीं किए। केवल डाउ जोन्स ने अदानी के शेयरों को सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर नहीं किया है, बल्कि भारत में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी समूह के कुछ शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। यह खबर रॉयटर्स ने छापी है। अदानी समूह के शेयरों पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है। इनके नाम हैं अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल को भी निगरानी में डाला है। इस पर आरोप है कि इसने कथित रूप से अदानी के लिए शेयर अंडरराइट किया है। मोनार्क नेटवर्थ अहमदाबाद की कंपनी है। एक और कंपनी जिस पर यह आरोप लगा है वो है एलारा कैपिटल, जिसके इंग्लैंड में बैठे निदेशक जो जॉनसन ने कल इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि जब S&P डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स के इंडेक्स से बाहर कर दिया, तब NSE अपने इंडेक्स से जुड़े अदानी के स्टॉक की समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा कर रही हैं, तब NSE ऐसा क्यों नहीं कर रही है? महुआ मोइत्रा सांसद से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, तो इस खेल को शायद बेहतर समझती होंगी। फोर्ब्स पत्रिका ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है। इसमें अदानी की आंशिक हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग का कहना है कि यह अदानी की प्रॉक्सी कंपनी है, जिसमें 10% हिस्सेदारी अदानी की है। अदानी ग्रुप ने आंशिक हिस्सेदारी से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि मोनार्क नेटवर्थ के साथ साझेदारी रही है और वो साझेदारी खुदरा बाजार में इसकी काबिलियत के आधार पर है। यह सब फोर्ब्स ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है। एक और जानकारी है जो हम आपकी निगाहों में लाना चाहते हैं। जून 2021 में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 25% की गिरावट आई। तब भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड का खाता फ्रीज कर दिया। इनका अदानी समूह की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए लगा था। इन तीनों फंड के नाम हैं एल्ब्यूला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि एल्ब्यूला फंड की मोनार्क नेटवर्थ में 10% की हिस्सेदारी है। अदानी गाथा पर हमने 4 वीडियो बनाए हैं, सभी बहुत लंबे हैं। शनिवार और रविवार के दिन सभी को एक साथ देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यह गेम क्या है। हमने शेयर बाजार को समझने वाले एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने पंप एंड डंप का खेल समझाया। इसे समझना हो तो कोविड के आने के पहले अदानी समूह के शेयरों के दाम पर नजर डालिए और फिर देखिए कि कोविड के बाद इसके शेयरों के दाम कैसे उड़ान भरते हैं। 130 रुपए का स्टॉक 4,000 रुपए पर पहुंच गया। क्या तालाबंदी के दौरान अदानी समूह ने 2 साल में कोई ऐसा कमाल कर दिया, या कोई इन शेयरों में पैसा पंप कर रहा था? जब दाम चढ़ गए तो डंप कर दिया और बीच से ही पैसा निकाल लिया। क्या अदानी के शेयरों में बुलबुला पैदा किया गया? शेयर बाजार के एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि इस समय पत्रकारों को यह पता लगाना चाहिए कि अदानी के शेयर किसने बेचे हैं, उसका पैसा किसके खाते में गया है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो शेयरों में पैसा पंप करता रहा हो और अपना हिस्सा निकालकर बाकी के लिए डंप कर गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में किसी ने शेयर बेचकर पैसे निकाले हों? किसी को तो फायदा पहुंचा ही होगा। क्या हमारा यह सवाल बचकाना है? मान लीजिए कोई शेयर 2 साल पहले 130 या 200 रुपए का था और अचानक से 4,000 पर पहुंचता है, तो कोई तो होगा जो पैसा पंप कर रहा था। अब जिसने भी 3,000 या 2,000 पर बेचा होगा, उसे हजारों या लाखों करोड़ों का फायदा तो हो ही सकता है। तो क्या पंपिंग के जरिए जो मकसद था वो पूरा कर लिया गया? हो सकता है हमारा सवाल बचकाना हो, लेकिन पंप और डंप की अवधारणा मैंने तो नहीं गढ़ी। ऐसा तो होता ही रहा है बाजार में, तभी तो संदेह के तौर पर आपके बीच रख रहा हूं। 2024 का चुनाव आ रहा है, पैसे का खेल बड़ा होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय के विद्वान कमेंट बॉक्स में कुछ रोशनी डालें। हम इन विषयों के जानकार तो नहीं हैं, इसलिए आप भी इसे केवल सूचना और सवाल के तौर पर ही लीजिए। इसके आधार पर निवेश का फैसला मत कीजिए। हमारा इरादा आपके निवेश के फैसले को प्रभावित करना भी नहीं है। हम इस घटना के जरिए शेयर मार्केट के अलग अलग खेल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह भी समझने की कोशिश में हैं कि जिसे मैनिपुलेशन कहा जाता है, हेरा फेरी है, वो कानूनी रूप से अपराध है या केवल नैतिक रूप से गलत है।
बुलबुला बबल होने का आरोप तो टेस्ला के शेयरों पर भी लगा, लेकिन टेस्ला के शेयर जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अदानी के शेयर गिरने के बाद भी टेस्ला से ऊपर रहे। यह कुछ दिन पहले तक के आंकड़ों के आधार पर किसी ने मुझे बताया है। इसे एक बात के तौर पर देखिए कि टेस्ला ने तो कार बनाई, कार को लोग खरीद ही रहे होंगे। अदानी समूह ने इन 2 वर्षों में ऐसा क्या कमाल किया जब दुनिया भर में तालाबंदी थी? उसके शेयर 2 साल में कई 100 गुना बढ़ गए। इस बारे में कई जगहों पर खबरें छपी हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है कि पिछले 5 सालों में अदानी के शेयर 800% ऊपर चले गए, 5 दिनों में 40% नीचे आ गए। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि अदानी का नेटवर्थ 120 अरब डॉलर का है, जिसमें 100 अरब डॉलर पिछले 3 साल में बढ़े हैं। ज्यादातर शेयरों के दाम बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। जनवरी महीने की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि केवल 2 साल में अदानी का नेटवर्थ 900% तक बढ़ा। पिछले साल इकोनॉमिक टाइम्स की सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति अदानी की पूंजी में 72 बिलियन डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी, जो अगले 3 अरबपतियों के बराबर थी। आज अदानी उसी सूची में 17वें नंबर पर आ गए हैं। ऐसा नहीं था कि जब अदानी समूह के शेयरों के दाम आसमान में छलांग लगा रहे थे तब किसी को शक नहीं हो रहा था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने सवाल भी किया, मगर गोदी मीडिया धर्म की राजनीति को आगे कर रहा था ताकि यह सब जनता तक ना पहुंचे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मंदिरों के विकास की बात हो रही है, क्योंकि विकास के नाम पर जो विनाश की चादरें बिछाई गई हैं उस पर नजर ना जाए। खैर, आज तृणमूल के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पिछले साल के अपने सवाल का वीडियो ट्वीट कर दिया है। भारत के इतिहास में हमने कभी पूंजीवाद का ऐसा नंगा रूप नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके साथ जहाज में था वो 14 अरब डॉलर से 41 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत की आधी आबादी के पास जो था वो चला गया है। राष्ट्रीय संपत्ति में उसका हिस्सा मात्र 13% रह गया है, जबकि चोटी के 10% की हिस्सेदारी 22% है। जवाहर सरकार ने नाम नहीं लिया था, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से अदानी समूह की संपत्ति और साम्राज्य में उछाले आई हैं, उसे लेकर चर्चाएं तो होती ही रही हैं। अदानी समूह के शेयरों के दाम लगातार गिरते रहे हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें बचा कौन रहा था और इनके शेयर बेच कौन रहा था? क्या विदेशी संस्थाएं बेच रही थीं, घबराहट में बेच रही थीं, या उन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लग गया कि धोखा हो चुका है? ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छापी है कि दुनिया भर में कम से कम 200 ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने अदानी समूह के डॉलर बॉन्ड में 8 बिलियन डॉलर का पैसा लगाया है। लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये संस्थाएं चिंता में आ गई। इसके अलावा एक सवाल और है। पिछले 2 साल में जब अदानी समूह के शेयरों के दाम आसमान छू रहे थे, तब क्या कोई ऐसा भी था जो इनके दाम में पंप कर रहा था? इस सवाल को नजर में रखिए। कई रिपोर्ट में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र आया है। कई जगहों पर छपा है कि अदानी के शेयरों के दाम ऊपर चढ़ते गए। वे इन शेयरों के वैल्यू के आधार पर भी लोन ले रहे थे। क्रेडिट स्विस ने यही तो कहा है कि इनके बदले अब लोन नहीं देंगे। हम इन विषयों के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन सहज बुद्धि से सवाल रख रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? हुआ होगा कि कोई शेयरों में पैसा डालकर पंप करता रहा, जब दाम चढ़ गए तो बेचकर निकल गया। यह पैसा किसने बनाया है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अदानी समूह के पास वैसे ठोस संपत्तियां हैं। अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियों के फ्रॉड का मामला कुछ अलग था। जैसे उन्होंने यह बताकर लिस्ट करा लिया कि फॉरेस्ट्री की कंपनी है, बाद में पता चला कि चीन में उनके पास कोई जंगल नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो निवेश किया अदानी ग्रुप में, वो कितना सुरक्षित है। सवाल यह नहीं है कि एलआईसी ने कितना पैसा लगाया है, सवाल है कि जो भी लगाया है वो है तो जनता का। म्यूचुअल फंड के मैनेजर तो अदानी समूह में पैसा नहीं लगा रहे हैं, एलआईसी क्यों लगा रही है? यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 की खबर है कि एलआईसी अदानी समूह के चोटी के प्रबंधन के साथ बात करेगी ताकि समझ सके कि उनकी रणनीति क्या है। एलआईसी ने बाजार में चल रही गिरावट के बाद भी अपने शेयर नहीं बेचे। हिंदू अखबार में विकास दूत ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ से बात की है। अजय सेठ ने क्या कहा कि नियामक संस्था को ही देखना है कि किस तरह के संस्थानिक मामले हैं, नियमों का पालन हुआ है या नहीं। न्यूज एजेंसी एएनआई से निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएएम के सचिव तोहिनकांत पांडे ने कहा है कि एलआईसी सारे जोखिमों को ध्यान में रखकर निवेश करती है। एलआईसी ने अपना पक्ष भी रख दिया है। उनका बयान यह है कि एलआईसी के मामलों को नहीं देखते हैं, मगर उन्हें नहीं लगता कि एलआईसी के शेयरों पर असर पड़ा है।
पहले इस खबर को देखिए। 1 फरवरी के वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड के शौकत दास ने रिपोर्ट किया कि सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के साथ अदानी फर्म को लेकर चर्चा की है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छपी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सेबी के सामने अदानी समूह को लेकर प्रस्तुति दी है। इस खबर की याद इसलिए आई क्योंकि आज फिच रेटिंग एजेंसी से जुड़ी एक खबर आई है। फिच रेटिंग ने कहा है कि अदानी समूह की ऋण चुकाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम तो केवल सवाल ही कर रहे हैं, क्या इस तरह की बैठकों का कोई असर है? इसके पीछे सरकार की भूमिका है? सवाल तो कर सकते हैं। लेकिन फिच रेटिंग की खबर आते ही अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों के दाम संभलने लगे। आज भी बाजार के खुलते ही दाम गिर रहे थे, मगर रेटिंग एजेंसी की खबर के बाद संभल गए। जो शेयर 1017 पर चला गया, बाजार बंद होते होते 1586 पर आ गया। शुरू हुआ था उससे 1.3% बढ़कर। कल यही शेयर 1565 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले आज दिन में लोअर सर्किट लगाकर 20% तक गया। कल की क्लोजिंग के मुकाबले 3% की तेजी आई है। 413 पन्नों के जवाब से शेयरों के दाम नहीं संभले, 4 मिनट के अदानी के वीडियो से भी नहीं संभले, फिच रेटिंग के ऐलान से संभल गए। इसी बीच यह भी खबर है कि मूडी इन्वेस्टर सर्विस अदानी समूह की कर्ज देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रहा है। अभी जो हालात हैं उससे लगता है कि हाल के बदलावों से आने वाले 1-2 सालों में समूह को फंड जुटाने में दिक्कत आ जाएगी और इसका असर कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता पर भी पड़ सकता है। हाल यह हो गया है कि आधिकारिक बयान विदेश की रेटिंग संस्था दे रही है और भारत की संस्थाओं से आने वाली खबरें सूत्रों के माध्यम से पता चल रही हैं। पिछले दिनों अदानी के शेयरों ने कितना गंवाया है यह सवाल सबको दिख रहा है, मगर इस गिरावट में किसने पैसा बनाया है इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा। खबरें भरी पड़ी हैं कि अदानी अब दुनिया के नंबर 2 या नंबर 3 अमीर नहीं रहे। बीबीसी ने तो लिख दिया है कि अदानी की निजी संपत्ति में 48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। शेयरों का कुल नुकसान 100 अरब डॉलर का बताया जाता है। आज ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अदानी की संपत्ति का मोल 58 अरब डॉलर कम हो गया। 6 दिन के भीतर 58 अरब डॉलर उड़ गए। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। अदानी ग्रीन और ट्रांसमिशन 10% के लोअर सर्किट पर रहा। अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट पर रहा। अदानी पोर्ट आज 7.88% ऊपर बंद हुआ। अदानी विल्मर भी 5% के लोअर सर्किट पर रहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अदानी समूह के मसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं। ब्लूमबर्ग टीवी से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं। स्टॉक बाजार में जो भी हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। क्या सरकार ने इस तरह से अदानी ग्रुप के बारे में बोलना शुरू कर दिया है दूरी बनाते हुए? क्या अदानी ग्रुप इतना छोटा और मामूली है कि उसके बारे में बोलते हुए मंत्री कहें कि भारत में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं? ये तो हम जानते ही हैं, हम तो अदानी समूह के बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से अदानी के मामले की जांच की मांग कर रहा है। संसद में इस मसले पर चर्चा चाहता है। हालांकि यहां यह भी नोट करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा करना चाहता है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते समय उनका नाम तक नहीं लेते हैं। कहते हैं हम नाम लेकर टीका नहीं करना चाहते। आज भी इन सवालों को लेकर 16 दलों के नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस, डीएमके, एसपी, आप, बीआरएस, एसएस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, एनसी, आईयूएमएल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि ईडी, सीबीआई क्या कर रही है। 2 फरवरी को भी अदानी के कारण संसद नहीं चली। आज भी संसद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। देखिए, ये जो पूरा घोटाला है ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों है? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही?
क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी को अनाउंस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। ये अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा SBI में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। JPC की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये घोटाला, ये महाघोटाला, अमृत काल में जहरीला घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। एक व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर दिया गया, एक व्यक्ति को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिलाया गया। इसलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। अब ये प्रोटेस्ट हमारा आगे भी जारी रहेगा। अडानी समूह से जुड़ी खबरों में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आम आदमी की समझ के बाहर के हैं। सवाल है कि क्या हमारी जांच एजेंसियों की साख इतनी बची है कि उनके जवाब पर भरोसा किया जाएगा? अब जब इतनी देर हो चुकी है तो जो जवाब आएगा क्या वही होगा जो अडानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है, या कुछ अलग होगा? विश्व गुरु को विश्व भर में झटका लग गया है। जब झटका लगा है तो अडानी समूह के बारे में बात ऐसे हो रही है जैसे यह कोई मामूली कंपनी हो। सवाल पूछा जा रहा है अडानी का और जवाब दिया जा रहा है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। यह किसे नहीं पता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में फ्रॉड के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि कॉरपोरेट के इतिहास में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। उसके बारे में यह सरकार क्या जानती है, क्यों नहीं बताती है? रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए और दिखाते भी रहिए लोगों को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।